अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शबी हसन आबिदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शबी हसन आबिदी ऑफिशियल। नाजरीन, अगर आपने ये मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियोस बना रहा हूं वो आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक और शर्मिंदगी की कहानी की। जी हाँ नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जुल्फी बुखारी को इमरान खान की साबिक अहलिया के खिलाफ हत्या के इज्जत के केस में मिलने वाली कामयाबी के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की साबिक अहलिया रेहाम खान ने तस्लीम किया है कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साबिक मुआविन ख़ुसूसी जुल्फी बुखारी के खिलाफ माजी में मुतअद्दिद मरतबा करप्शन और दीगर इंतज़ामी मामलात से मुतल्लिक गलत और झूठे इल्ज़ामात लगाए थे। रेहाम खान ने ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर जुल्फी बुखारी से माफ़ी भी मांग ली है। न सिर्फ माफ़ी मांगी है बल्कि वो जुल्फी बुखारी को मुकदमे में हत्या की इज्जत और कानूनी अखराजात की कीमत में रकम भी अदा करेंगी। जुल्फी बुखारी ने इसे सच्चाई की जीत करार दिया है। नाज़रीन, आपको यहाँ पर यह बताता चलूँ कि यह मामला आखिर था क्या। तो नाज़रीन, ये दिसंबर 2019 की बात है जब रेहाम खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें उन्होंने जुल्फी बुखारी पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए थे। वो इल्ज़ामात क्या थे ये मैं आपको बताता हूँ। इल्ज़ाम नंबर 1, जुल्फी बुखारी वज़ीर-ए-आज़म के साथ मिलकर एक करप्ट प्लान के तहत न्यूयॉर्क में वाक़े PIA का बेश कीमत असासा रोजवेल्ट होटल को कम कीमत पर फ़रोख्त या फिर हासिल करना चाहते थे। रेहाम खान का कहना था कि जुल्फी बुखारी थोड़े पैसों के एवज से धोखाधड़ी और अकरबा परवरी के मुर्तकिब हुए और रोजवेल्ट जैसा एक कीमती असासा बेचने की कोशिश कर रहे हैं। रेहाम खान ने दूसरा इल्ज़ाम ये लगाया था कि जुल्फी बुखारी ने कोरोना इंतजामात के हवाले से अपनी नाअहली की वजह से लाखों पाकिस्तानियों की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया था कि जुल्फी बुखारी ने इन तमाम इल्ज़ामात पर एतराज़ात उठाए और रवां साल के शुरू में ही रेहाम खान को हत्या के इज्जत का नोटिस भेज दिया। नोटिस में उन्होंने कहा कि मुझे हदफ बनाया गया है और करप्शन का झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है। जुल्फी बुखारी ने रेहाम खान के खिलाफ हत्या के इज्जत का केस कर दिया जिसमें उन्होंने कहा कि ये तमाम बेबुनियाद और झूठे इल्ज़ामात हैं। रेहाम खान मीडिया पर आकर माफ़ी मांगे। जुल्फी बुखारी ने हत्या के इज्जत केस में इल्ज़ामात वापस लेने, हर्जाना अदा करने और कानूनी अखराजात अदा करने का मुतालबा भी किया। तो नाज़रीन, रेहाम खान भी अपने इस मौक़िफ़ पर ढिठाई के साथ कायम रही और अदालती जंग शुरू करती थी और मौक़िफ़ अपनाया कि उनके अल्फाज हत्या के इज्जत के ज़िम्रे में नहीं आते और जुल्फी बुखारी की साख को उस तरह से नुकसान नहीं पहुंचा है जैसा कि वो दावा कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि रोजवेल्ट होटल की फ़रोख्त के हवाले से कोई भी बात मफादे आमा के तहत आती है, जबकि उनकी वीडियो उन मालूमात पर मबनी थी जो कि वजारत हवाबाजी ने रोजवेल्ट होटल पर टास्क फोर्स की तश्कील देने पर एतराज़ किया था। लेकिन नाज़रीन, रेहाम खान को यह अंदाज़ा नहीं था कि वो पाकिस्तान में नहीं बैठी हुई। वो पाकिस्तान नहीं है जहाँ पर आप जो भी कह दें कर जाएं कुछ भी नहीं होगा, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। बैरून मुल्क में अगर आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाती हैं तो आपको साबित करना पड़ता है। वैसे भी हैरानकुन बात नहीं है कि रेहाम खान जैसी खातून बगैर सबूत के इल्ज़ामात लगाए। वो पहले दिन से ही कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट नज़र आती थीं। खैर नाज़रीन, जुल्फी बुखारी ने भी भरपूर कानूनी जंग लड़ी। जज ने नशर करदा वीडियो के मवाद पर रेहाम खान के दलाइल को कबूल नहीं किया। जुल्फी बुखारी के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके मौक्किल को आला सतह पर बदनाम किया गया है क्योंकि उन्हें करप्शन का मुलजिम और बेईमान शख्स करार दिया गया है। मुकम्मल कानूनी जंग के बाद तमाम इल्ज़ामात अदालत में झूठे साबित हुए। पादजा बरतानवी जज ने करार दिया कि रेहाम खान के अदा करदा अल्फाज और मवाद पहले मरहले के इल्ज़ाम के मुतरादिफ हैं। तो नाज़रीन, इसका मतलब यहाँ पर यह होता है कि कोई भी आम आदमी ये समझ सकता है कि ये हद तक आमेज़ अल्फाज हैं और बरतानवी जज ने रेहाम खान को झूठा करार देकर फैसला जुल्फी बुखारी के हक में सुना दिया और रेहाम खान को अपने अल्फाज वापस लेने, मुकदमे के अखराजात और हर्जाने की रकम अदा करने का हुक्म दिया। फिर यहाँ से ढिठाई के बाद शर्मिंदगी की कहानी शुरू होती है। जी हाँ, शर्मिंदगी की कहानी यूं कि वो रेहाम खान जो कि बड़े ही पुरएतमाद अंदाज में बढ़ बढ़ कर बातें करती थी और इस अंदाज में बातें करती थी कि शायद उनसे ज़्यादा सच्चा कोई नहीं है और उनसे ज़्यादा बाएतमाद कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो झूठी साबित हुई और उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। मजबूरन अदालती हुक्म पर अमल करते हुए रेहाम खान ने एक वीडियो पैगाम के ज़रिए जुल्फी बुखारी से माफ़ी मांग ली। मैंने 6 और 7 दिसंबर 2019 को अपने YouTube चैनल
اپنے فیس بک پیج اور اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو شائع کی جس میں میں نے اس بات پر زور دیا کہ سید ذوالفقار عباس بخاری، جو کہ عام طور پر زلفی بخاری کے نام سے جانے جاتے ہیں، وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ مل کر ایک کرپٹ پلان کے تحت نیو یارک میں واقع روزویلٹ ہوٹل کو کم قیمت پر فروخت یا حاصل کرنا چاہتے تھے۔ یہ الزامات غلط اور جھوٹے تھے، جیسا کہ میں اب سمجھتی ہوں کہ زلفی بخاری روزویلٹ کو بیچنے یا حاصل کرنے کے لیے وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ کسی بھی کرپٹ پلان میں شامل نہیں تھے۔ میں نے 7 دسمبر 2019 کو سید توقیر بخاری کا ایک ٹویٹ اور ویڈیو ری ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ زلفی بخاری تھوڑے پیسوں کے عوض دھوکہ دہی اور اقربا پروری کے مرتکب ہوتے ہوئے روزویلٹ جیسا ایک قیمتی ملکی اثاثہ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ الزامات غلط اور جھوٹے تھے۔ میں اب سمجھتی ہوں کہ زلفی بخاری نہ تو دھوکہ دہی یا اقربا پروری میں شامل ہیں اور نہ ہی وہ تھوڑے پیسوں کے عوض روزویلٹ کی فروخت کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے 15 مارچ 2020 کو سید توقیر بخاری کا ایک ٹویٹ اور ویڈیو ری ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ زلفی بخاری نے ٹیلی ویژن پر جھوٹ بولا اور لوگوں کو جعلی دستاویزات دکھائے۔ مزید کہا گیا کہ زلفی بخاری نے غیر قانونی طریقوں اور دھوکہ دہی سے پیسہ کمایا ہے اور پھر غیر قانونی طریقوں سے اس کو لانڈر کیا۔ یہ الزامات غلط اور جھوٹے تھے۔ زلفی بخاری نے کبھی جعلی دستاویزات نہیں دکھائے، انہوں نے پیسہ غیر قانونی طریقے یا دھوکہ دہی سے نہیں بنایا اور نہ ہی اس کو لانڈر کرنے کے لیے غیر قانونی طریقے کا استعمال کیا ہے۔ زلفی بخاری نے اپنی دولت محنت کے ذریعے بنائی ہے اور نہ ہی کسی غیر قانونی ذریعے سے۔ اپنے معافی نامے میں ریحام خان نے کہا کہ میں نے 6 اور 7 دسمبر 2019 کو اپنے یوٹیوب چینل، فیس بک پیج اور اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ویڈیو کے ذریعے زلفی بخاری پر نیو یارک کے روزویلٹ ہوٹل کو کم قیمت پر فروخت یا حاصل کرنے کے حوالے سے الزامات عائد کیے۔ ریحام نے کہا کہ زلفی بخاری ایسے کسی کرپٹ پلان میں شامل نہیں تھے۔ اپنے ایک دوسرے الزام کو واپس لیتے ہوئے ریحام خان نے کہا کہ زلفی بخاری نے اپنی دولت محنت کے ذریعے کمائی ہے، نہ کہ کسی غیر قانونی ذرائع سے، جبکہ انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ صحافیوں کے خلاف نوٹس بھیجے جانے میں زلفی بخاری کا کوئی کردار نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی جانب سے کیے گئے کچھ ری ٹویٹس پر بھی معافی مانگی۔ اپنے ایک ٹویٹ میں جس میں ان کا کہنا تھا کہ زلفی بخاری نے کرونا انتظامات کے حوالے سے اپنی نااہلی کی وجہ سے لاکھوں پاکستانیوں کی زندگیاں خطرے میں ڈالتی تھیں کے حوالے سے کہنا تھا کہ زلفی بخاری پاکستان میں کرونا سے متعلق انتظامات میں شامل نہیں تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ ان چیزوں کی اشاعت پر زلفی بخاری کو بڑی تکلیف اٹھانا پڑی، بڑی پریشانی اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ زلفی بخاری سے غیر مشروط معافی مانگتی ہیں۔ عدالت کے حکم پر ریحام خان نے عوامی سطح پر نہ صرف معافی مانگی ہے بلکہ جھوٹ بولنے پر ہرجانہ بھی ادا کیا۔ تو ناظرین، یہ تھی ریحام خان کی ہزیمت اور شرمندگی سے بھرپور انجام کی کہانی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو۔